हिस्ट्री बाई जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और आदिवासी आंदोलन मुंडा विद्रोह की। 19वीं शताब्दी के आदिवासी विद्रोहों में मुंडा एक प्रमुख विद्रोह था। यह विद्रोह मुख्य रूप से मुंडा पट्टी, जिसमें खूंटी, तामर, सरवुदा और बंदगांव के प्रदेश शामिल थे, में केंद्रित था। मुंडा आदिवासी इसे उलगुलन अर्थात महान विद्रोह कहते थे। कई विद्वान इसकी तुलना चीन में 1998 ईस्वी में हुए बॉक्सर विद्रोह के साथ करते हैं। बात करेंगे हम मुंडा विद्रोह के कारणों की। इस आंदोलन के आरंभ होने से काफी पहले 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में छोटा नागपुर के मुंडा सरदार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर चुके थे। इसका कारण था कि मुंडा आदिवासियों का मानना था कि ब्रिटिश शासन प्रणाली, पुलिस, साहूकारों और महाजनों के द्वारा उनकी राजनैतिक और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर प्रहार किया गया था। परंतु मुंडा आदिवासियों के लिए चिंता का विषय यह था कि उनकी खूंट कट्टी प्रणाली, जो एक प्रकार की साझी भूमि प्रणाली थी। यहाँ हम इसके अलग अलग कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला आर्थिक कारण। मुंडा कबीले के लिए विचार का मुख्य मुद्दा खूंट कट्टी प्रणाली थी, जिसके अंतर्गत मुंडा कबीले के प्रत्येक व्यक्ति का कबीले की सारी भूमि पर समान अधिकार था। परंतु ब्रिटिश सरकार ने लगान की अधिक वसूली के लिए इस व्यवस्था को बदल दिया तथा इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड यानी कि भूमि के व्यक्तिगत मलकियत की प्रणाली आरंभ की। इस परिवर्तन के कारण सारे कबीले ने स्वयं को प्रशासन, जमींदारों और ऋण के जाल में फंसा पाया। नई व्यवस्था के कारण मुंडा कबीले में बेरोजगारी पैदा हुई तथा उन्हें जबरी मजदूरी, जिसे हम बेगार कहते हैं, वो भी करनी पड़ी। अब आदिवासी इस बात से नाराज थे कि नई व्यवस्था के कारण साहूकार और व्यापारी उनके क्षेत्र में जमींदारों और ठेकेदारों के रूप में घुस रहे थे। जमींदार उनसे निश्चित लगान से ज्यादा वसूल कर रहे थे तथा उनके ऊपर कई प्रकार के अत्याचार भी कर रहे थे। अब ये जमींदार बाहर के प्रदेशों से आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को लाकर इनकी स्थिति को समाप्त कर रहे थे। लगान की नकद राशि अदा करने के चक्कर में आदिवासी किसानों को साहूकारों से ऋण लेने पड़ते थे, जो इन पर ब्याज की भारी रकम वसूल करते थे। अब ऋण की अदायगी ना होने पर इन्हें अपनी भूमि भी गंवानी पड़ती थी। इस प्रकार इनकी स्थिति अपनी ही भूमि पर मजदूरों जैसी हो गई थी। दूसरा है कि अंग्रेजों ने यहाँ पर जो आदिवासी कबीलों की पंचायतें थीं, उन्हें अपने अदालतों के रूप में बदल दिया। अब कबीलों के आपसी झगड़ों का निपटारा उनकी अपनी पंचायतों में किया जाता था, परंतु अंग्रेजों ने इसे समाप्त कर दिया। इसलिए अब इन्हें सरकारी अदालतों में जाने के लिए विवश होना पड़ा, जो अपेक्षाकृत बहुत महंगी थी। इसके अलावा आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कबीले के मुखिया के पास पुलिस शक्तियां होती थीं, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भी समाप्त कर दिया। और आगे है ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां।
एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ ही यहाँ ईसाई मिशनरियों ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने तो मिशनरियों को भारत में अपने धर्म का प्रचार करने की आज्ञा दे दी थी। ये प्रचारक धर्म का प्रचार करने के लिए आदिवासियों को अपना निशाना बना रहे थे, जिनमें मुंडा कबीले भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने आदिवासियों में शिक्षा का भी प्रचार करना आरंभ किया। इससे आदिवासी न केवल संगठित हुए बल्कि अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होने लगे। परंतु जिस प्रकार ईसाई प्रचारक कबीलों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की आलोचना कर रहे थे, इसने मुंडा कबीले के लोगों को नाराज कर दिया। अब बात हम करेंगे मुंडा विद्रोह की, और इसे हम दो हिस्सों में देखते हैं। एक है सरदार आंदोलन, जो कि 1858 से 1890 के बीच में फैला, और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो ये आंदोलन चला था। तो पहले बात हम करेंगे सरदार आंदोलन की, कि कृषि और राजनीतिक मुद्दों के साथ धार्मिक मामले के भी प्रभावी होने के परिणाम स्वरूप कबीलों के मुखिया, जिन्हें सरदार कहा जाता था, अपनी समस्याएं उजागर करने लगे। उनकी मुख्य मांग जो थी वो थी जमींदारों और साहूकारों के चुंगल से स्वतंत्रता तथा बेगार प्रथा का अंत करना। और उनका मौलिक सिद्धांत था कि छोटा नागपुर की भूमि साफ करने वाले पहले लोग आदिवासी थे, इसलिए यहां उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। परंतु ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि 1858 ईस्वी के बाद आरंभ हुआ यह आंदोलन शुरू में शांति प्रिय था तथा अपने सरदारों के अधीन मुंडा आरंभ में अंग्रेजों तथा छोटा नागपुर के राजा के प्रति वफादारी की घोषणा करते थे। उन्होंने सरकार के पास कई याचिकाएं देने तथा कानूनी मार्ग अपनाने की योजना बनाई थी। मुंडा नेताओं ने भारत के वायसराय तथा लंदन में भारत सचिव को भी अपनी याचिकाएं दी। यहां तक कि उन्होंने ईसाई प्रचारकों से भी अपना मामला सुलझाने के लिए सहायता मांगी। इसका कारण यह था कि आदिवासियों की बड़ी संख्या ईसाइयों की थी, जिन्होंने यह धर्म जबरदस्ती या पैसे के लालच में नहीं बल्कि राजनीतिक दांव पेंच के अंतर्गत अपनाया था। परंतु जब ये सारे प्रयास असफल सिद्ध हुए तो कबीलों ने हिंसा का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। 1890 ईस्वी के बाद यह आंदोलन हिंसक हो गया तथा मुंडा लोग ईसाई प्रचारकों, ईसाई अधिकारियों और जिम्मेदारों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। उनका ध्येय बाहरी लोगों को अपने इलाकों से निकालकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना था। इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह लड़ाई दरअसल सरदारी या मुल्कई के लिए थी। अब आगे हम बिरसा मुंडा की बात करते हैं। उसके नेतृत्व में आंदोलन जो चला और ये इस मूवमेंट का प्रमुख भाग था। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर इलाके में मुंडा कबीले का प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोक नायक था। उसके बचपन की बात करें तो जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को आधुनिक झारखंड के गांव उली हातू में हुआ। उसके पिता का नाम सुगन मुंडा था
और मां का नाम कर्मी हातू था। जिस समय बिरसा का जन्म हुआ, उसका पिता आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। वह अपनी जमीन साहूकारों के हाथों भी गंवा चुका था। गरीबी के इस दौर में बिरसा को उसके मामा के गांव आयु भातू भेज दिया गया। यहाँ वो ईसाई प्रचारकों के प्रभाव में आया, जो मुंडा परंपराओं का विरोध कर रहे थे तथा लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अब आयु भातु गांव में बिरसा में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा पैदा हुई। वास्तव में वह अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके कबीलों की भूमि और घरों को विरोधी ब्रिटिश शासकों और जमींदारों से बचाना चाहता था। अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिए वह बुर्जुर में जर्मन मिशन स्कूल में दाखिल हो गया। प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह आगे शिक्षा के लिए चाईबासा मिशन स्कूल गया, परंतु यहाँ प्रवेश लेने के लिए उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा तथा उसका नाम बिरसा डेविड रख दिया गया। अब जब वो चाईबासा में था तो वो अमूल्य नामक व्यक्ति के संपर्क में आया, जिसे उसने बताया कि वो साहूकारों से अपने पिता की जमीन छुड़वाना चाहता है। इस दौरान अपनी भूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजों, जिमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध सरदार आंदोलन आरंभ हुआ था। परंतु जिस प्रकार अंग्रेजों ने इस आंदोलन का दमन किया, इसके सरदारों को बंदी बनाया तथा उन्हें उत्पीड़ित किया, यह जानकर बिरसा बहुत उदास हो गया। इस बीच बिरसा का संपर्क धनी मुंडा के साथ हुआ, जिसने उसे मिशन स्कूल छोड़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि गोरे लोग मुंडाओं को नंगे, बर्बर और डाकू मानते थे। उसका मानना था कि ईसाई प्रचारक अपनी वैश्विक शासकों के साथ मिलकर मुंडाओं को जंगल में उनके अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। और जब फादर नौत्रित ने कहा कि मुंडा सरदार डाकू, लुटेरे और धोखेबाज हैं, इससे बिरसा की सोच को गहरा आघात पहुंचा। उसका विचार था कि सरदार भूमि संबंधी अपनी उचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे थे। परिणामतः बिरसा ने चाईबासा मिशन छोड़ दिया तथा औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध मुंडा सरदारों का समर्थन करने का निश्चय किया। अब इस समय सरदार आंदोलन अपने पतन के मार्ग पर अग्रसर था। बिरसा ने मुंडा कबीलों को संगठित करने के लिए उनमें मौजूद सामाजिक धार्मिक दोषों को दूर करने को प्राथमिकता दी। उसने नए धर्म की स्थापना की घोषणा की तथा स्वयं को इस धर्म का मसीहा घोषित कर दिया। उसके धर्म को बिरसायत कहा जाने लगा। उसने लोगों को एक ईश्वर पर विश्वास करने, खोखले रीति रिवाजों और अंधविश्वासों का त्याग करने, पशु बलि का त्याग करने, पारंपरिक ढंग से पूजा करने और नशीले पदार्थों का सेवन ना करने की प्रेरणा दी। उसके विचारों पर ईसाई धर्म और वैष्णव हिंदू धर्म का प्रभाव था। उसने कहा कि उसका उद्देश्य अपने लोगों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा आर्थिक व सांस्कृतिक दासता से मुक्ति दिलाना है, और उसने घोषणा की कि महारानी के राज्य का अंत कर दो तथा अपना राज्य स्थापित कर दो। लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन एंड आवर किंगडम बी एस्टैब्लिश्ड।
उसने किसानों से कहा कि वे जमींदारों को भूमि पर किराया और अन्य कर ना दें। सरदार आंदोलन के नेताओं ने भी बिरसा के रूप में एक उग्र नेता के साथ अपने उद्देश्यों को पूरा होते देखा। सरकार ने बिरसा के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे 1895 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया तथा 2 वर्ष का कठोर कारावास दिया। अंग्रेजों का विचार था कि मुंडा की कैद से निरुत्साहित होकर यह आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, परंतु 2 वर्ष के बाद जब मुंडा कैद से रिहा हुआ तो उसने और दृढ़ता के साथ तथा और तेजी के साथ ब्रिटिश विरोध का सामना करने का फैसला किया। उसने अपने मुद्दों का प्रचार करने के लिए गांव-गांव जाना शुरू किया तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उसके नेतृत्व में इकट्ठे होते गए। उसने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए पारंपरिक प्रतीकों, भाषा और धार्मिक सिद्धांतों का प्रयोग किया, परंतु इस बार बिरसा को ईसाई मिशनरियों की ओर से भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इसका कारण था कि बिरसा के बढ़ते प्रभाव के कारण मिशनरी अपनी उद्देश्य पूर्ति को काफी कठिन मान रहे थे। अब 24 दिसंबर 1899 ईस्वी को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विद्रोह आरंभ हो गया। बिरसा के लगभग 7,000 अनुयायी, जिनमें पुरुष और स्त्रियां भी शामिल थे, अपने पारंपरिक शस्त्रों के साथ पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने सबसे पहले चक्रधरपुर, खूंटी, तोरपा, ताम्र और बसिया में ईसाई मुंडाओं, ईसाई प्रचारकों, चर्चों, दुकानदारों और स्थानीय पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण किया। रांची में पुलिस के डिप्टी कमिश्नर पर भी आक्रमण किया गया। और यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी ईसाई मुंडाओं पर प्रहार नहीं किया गया था, बल्कि केवल उनके विरुद्ध ही कार्यवाही की गई थी जिन्हें सरकार या मिशनरियों के मुखबिर माना जाता था। मुंडा गुरिल्ला प्रणाली के साथ लड़ रहे थे। सरकार ने भी कार्यवाही करते हुए उनके विरुद्ध सेना भेजी। 9 जनवरी 1900 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच घमासान संघर्ष जो है ये हुआ, जिसमें अनेक मुंडा मारे गए। सैकड़ों मुंडा विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा, जो भागने में सफल रहा था, आखिरकार 3 मार्च को उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून को जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है यह भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि सरकार की ओर से यह बताया गया कि उसे हैजा हो गया था, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। परंतु कई विद्वानों का विचार है कि उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया था तथा जेल अधीक्षक एंडरसन ने जेलर के साथ मिलकर उसके भोजन में विष मिला दिया था। सरकार का ख्याल था कि इस प्रकार वो सदा के लिए इस विद्रोह का दमन करने में सफल हो सकेगी तथा मुंडाओं में प्रचलित उसके प्रति धार्मिक श्रद्धा का भी अंत हो जाएगा। सरकार के मन में बिरसा के प्रति कितना डर था, यह इस तथ्य से सिद्ध हो जाता है कि मुंडा रीतियों का त्याग करते हुए उसके शरीर को दफन करने की जगह जला दिया गया था। परंतु मुंडाओं का मानना था कि उल गुलन यानी कि महान विद्रोह का कोई अंत नहीं होता, भगवान का कभी देहांत नहीं होता। अब आगे हम इसके महत्व की बात करेंगे,
बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन जो है इसे माना जाता है और भारत में हुए सभी आदिवासी आंदोलनों में मुंडा आंदोलन सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा। इसके मुंडा समुदाय के लिए बहुत से प्रभावशाली परिणाम निकले। सरकार ने भी अनुभव किया कि मुंडा अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो चुके हैं। परिणामतः 1903 ईस्वी में खूंट कट्टी व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया। 1905 ईस्वी में प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए खूंटी और गुमला को सब डिवीजन घोषित किया गया। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर के लिए टेनेंसी एक्ट लागू किया गया, जिसने जबरी बेगार को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही मुंडा भूमियों की बिक्री और हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई। अब यह आंदोलन जो सामाजिक धार्मिक सुधारों को लेकर आरंभ हुआ, जल्दी ही ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध फैल गया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इसने आदिवासियों में भाईचारे की भावना को स्थापित किया। बिरसा जानता था कि आदिवासियों में एकता की स्थापना किए बिना आंदोलन का सफल होना संभव नहीं था। इसके अलावा इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया। भारतीय नेता जो अभी तक ब्रिटिश राज्य के स्वरूप के बारे में अनजान थे, इस आंदोलन से प्रभावित हुए तथा स्वराज्य की प्राप्ति को उन्होंने अपना उद्देश्य माना। तो ये टॉपिक जो है आपको पसंद आया होगा, तो इसे आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर किसी के कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।